तो चलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन, वो भी एनसीईआरटी पर आधारित। जितने भी प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं ये सभी के सभी कहीं न कहीं क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सभी के सभी एनसीईआरटी से किताबों से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से आवश्यक अधात्विक खनिज है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये अधात्विक खनिज होता क्या है, यानी कि नॉन मेटेलिक होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पे नॉन मेटेलिक की बात करें तो देखिए जो मेटल ना हो उससे कहते हैं नॉन मेटल। मेटल की बात करें तो आप सभी जानते हैं आयरन क्या है, मेटल है। गोल्ड क्या है, मेटल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं। अगर हम वही बात कर लेते हैं कोयला की, तो कोयला क्या है, ये एक नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। सिलिका, मिट्टी, सीमेंट, ये सभी के सभी जो है ये अधातु है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा नॉन मेटेलिक है। अच्छा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो पहले ही एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन डी एक बार हम देख लेते हैं। ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ये भी एक पत्थर है, जो कि ये भी एक अधात्विक है। और ये चूना पत्थर की बात करें तो ये और संगमरमर, ये सभी के सभी जो है ये अधात्विक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न में हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ये डी, ये दोनों के दोनों जो है ये क्या है, अधात्विक है, या फिर हम इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये अगला प्रश्न है, इसका आप आंसर करेंगे। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि 33% कम से कम भूमि पर वन होना चाहिए। तो वर्तमान में भी है कितना, तो 24 दशमलव कितना है, 24.42% है, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 24.5%। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ये पूछा गया है कि विच दीज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द ओजोन लेयर दैट द रिस्पांसिबल फॉर द ऑब्जर्विंग द अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या फिर एजोनोस्फियर, इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में क्या है कि वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी, ओजोन जो पैराबैग्नी यानी कि यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य की रोशनी में है कई सारी ऐसी किरणें पाई जाती हैं जो कि सीधा अगर डायरेक्ट धरती पर अगर आती है, पृथ्वी पे आती है, तो हमारे शरीर को हानिकारक पहुंचाती है और स्किन जैसे डिसीज होने की खतरा होती है। तो इससे बचने के लिए जो है ये हमारी जितने भी लेयर्स होते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, इनमें से संताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, यानी कि ओजोन परत पाया जाता है। और वो ओजोन परत ही जो पैराबैग्निक किरणें जैसे यूवी, अल्ट्रावायलेट रे वगैरह आती है वहीं पर अब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा हम क्षोभ मंडल की बात करें तो पृथ्वी से सबसे नजदीक यानी कि पृथ्वी के जस्ट ऊपरी वाले जो परत होते हैं उसे क्षोभ मंडल या फिर इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। और यहीं पर जितनी भी वायुमंडलीय परिघटनाएं होती हैं, जैसे कि आंधी, तूफान, बादल, वर्षा, ये सभी के सभी क्षोभ मंडल में ही होता है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इनमें से किस मंडल में हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है, तो वो संताप मंडल ही होता है। यहाँ पर क्योंकि मौसमी परिघटनाएं नहीं होती, जिसके कारण संताप मंडल में अधिक से यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। वही अगर आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल ये सबसे ज्यादा ठंडी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर है जो ऑप्शन नंबर कितना है, 4 है, इसका आप आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। यानी कि सीधा सीधा इस प्रश्न में ये बोला गया है कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी ऊर्जा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, व्यावसायिक ऊर्जा का खपत, यानी कि व्यवसाय, विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है ऑयल यानी कि तेल जो है इसकी खपत सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी जितने भी देश होते हैं सभी के सभी ट्रांसपोर्टेशन पे चलता है और वो ट्रांसपोर्टेशन डीजल, पेट्रोल पे चलती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विश्व में सबसे जो ज्यादा होता है वो क्या, तेल की खपत की जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इसका आप आंसर करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा वन उत्पादकों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ दीज दैट डज नॉट रेफर टू द डायरेक्ट यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गोंद या रेजिन। ठीक, ये कह सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, गोंद या रेजिन। चलिए इनमें से अच्छा अगर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, तो इसमें देखिए क्या बोला है कि वन उत्पादकों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है। तो चरने के लिए घास, ठीक है, चरने के लिए घास जो है ये प्रत्यक्ष करता है। दवा भी बनाते हैं, टोकरियों के लिए बांस भी ये डायरेक्ट है, लेकिन गोंद और रेजिन ये डायरेक्ट नहीं, इसको जो है उससे निकाल के यानी कि और उसको फिर केमिकलाइज किया जाता है, उसके बाद उसको यूज किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है देख लीजिए, कह रहे हैं कि इनमें से कौन वनों की हानि का कारण नहीं बनता है। यानी कि इनमें से आपको ये बताना है कि कौन से इनमें से वन को हानिकारक पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए पहला बताया है प्रजातियों का लुप्त होना। देखिए अगर प्रजातियों का लुप्त हो रहा है, क्या उससे वनों को कोई हानि पहुंच रहा है, नहीं, प्रजातियों का लुप्त होते वनों को कोई हानि नहीं पहुंच रहा है। तो ऑप्शन नंबर हम ये कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। सूद का बढ़ाना,
बढ़ता प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो तो हो सकता है, बी जो है अगर इंग्लिश में देखें तो यहाँ इंक्रीज द यूज ऑफ सूट, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही। बांध बनाना और खनन करना, अगर आप बांध बनाते हैं, खनन करते हैं, खनन का मतलब है जैसे कोयले का निकालना या कोई भी खनन करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जितनी भी वन होती है उसकी कटाई हो जाती है, और जिसके कारण होता है कि वनों की कमी हो जाती है, यानी कि जितनी भी फॉरेस्ट है, जंगल है, पर्यावरण है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों तो हमारा कारण है, लेकिन प्रजातियों का लुप्त होना ये वनों की हानि के कारण नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 है, अब इसका आंसर करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। कह रहे कि ठीक है, कह रहे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक गैस बनाती है। क्या बनाती है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य वेव, कार्बन चक्र या फिर नाइट्रोजन चक्र। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खाद्य वेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खाद्य वेव हो जाएगा। आप कहोगे सर खाद्य श्रृंखला, सभी तो खाद्य श्रृंखला मारेंगे। यहाँ देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या, तो हमारे यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? खाद्य वेव। अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा होगा कि सर यहाँ पे खाद्य श्रृंखला क्यों नहीं हो सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला यहाँ पे एक से नहीं, एक दूसरे के ऊपर ये होता है। आप सभी एनसीईआरटी के बुक उठा के पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चैन, यहाँ पे ये एक एक श्रृंखला की बात करता है, जबकि एक एक श्रृंखला जैसे यहाँ पे है जैसे मेढक है, मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है, ठीक है। फिर सांप को यहाँ पे नेवला, और इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से फूड चैन होता है, और इन सभी को चैन को मिला के क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फूड वेब, यानी कि खाद्य वेब बोला जाता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न पूछा है कि विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितना है, ठीक है। विश्व की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे विश्व में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। वही अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में कितने हैं? 4 है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9 है, आप इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि इनमें से कौन सी सबसे स्वाभाविक रूप से होने वाली और बार बार होने वाली आपदा सुनामी है? सुनामी, सूखा, भूकंप, बाढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा वो बाढ़ हो जाएगा। देखिए भूकंप रोज रोज नहीं आता है, और ये कभी कभी आता है। बाढ़ आप मौसम के समय में देखते होंगे, बाढ़ आ जाता है, लेकिन भूकंप ऐसा नहीं है कि पहले पूर्वानुमान है कि जून जुलाई में या अगस्त में बाढ़ आएगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर 10 देख, क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर 10 क्या कहता है कि हम जैव ईंधन में अल्कोहल के किन 2 रूपों को शामिल करते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जो अल्कोहल है और गन्ने को दोनों को मिला करके उसको यानी कि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि ईंधन में अल्कोहल के किन 2 रूपों को शामिल करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि मेथॉल, ठीक है। मेथनॉल और एथनॉल, इन दोनों को मिला करके, यानी कि एथनॉल और मेथनॉल, अल्कोहल के 2 रूप हैं जो इसका हम किसका प्रयोग करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, कह रहे हैं कि सरकार द्वारा प्रदूषित निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत इनमें से किस गैस को छोड़ने की अनुमति नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। आप सभी जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एक खतरनाक गैस होता है, और इसलिए भारत सरकार ने इसको छोड़ने के लिए नहीं बोला है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, इसको रिड्यूस करने की बात कही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसको भी रिड्यूस करने की बात कही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी है। और ये सभी के सभी जितने भी गैसेस हैं ये वायुमंडल के लिए बहुत खतरा है, और जिसके कारण है कि भारत सरकार प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत इन सभी की सभी गैसों को बहुत कम छोड़ने की बात कही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर करेंगे। इनमें से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम को संशोधन किया है? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से किस वर्ष में वन संरक्षण अधिनियम को संशोधित किया गया है। 1978 या 1988, ठीक है, या फिर यहाँ पे 1952। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1988 की बात करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप इसका आप आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, क्या बोल रहे हैं? पीने की पानी में कौन सा तत्व मौजूद होता है जो कि कई घातक बीमारियों के कारण बन सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फास्फोरस, कैल्शियम, आर्सेनिक। देखिए फास्फोरस और कैल्शियम ये तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जो आर्सेनिक है वो हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए पानी में अगर आर्सेनिक मौजूद होता गया तो बहुत घातक जैसी बीमारी हमारे शरीर में हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है जो आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करेंगे। इनमें से किस प्रजाति का उपयोग हम स्वदेशी चिकित्सा में करते हैं?
ठीक है, स्वदेशी चिकित्सा में करते हैं। बबूल, जिफिसस, इमली, तो आप सभी जानते हैं ये सभी के सभी जो बबूल है ये भी एक मरुभूमि में यानी कि जहाँ पे डेजर्ट एरिया होता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे बबूल उग जाता है। इमली की बात करें तो इमली भी है। ये सभी के सभी जो है हमारे स्वदेशी चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक से अधिक ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लगे हाथ आप ये भी जान लेंगे जो इमली है और इमली और आम में बिहार की जनजातियां इसके शादी के अवसर पर इनकी पूजा करते हैं। वही अगर हम झारखंड की जनजाति की बात करें तो झारखंड में महुआ और कदम की पूजा की जाती है शादी के अवसर पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15 है। आपकी स्क्रीन पर इसका आप आंसर करेंगे। कह रहे कि इनमें से किस डेट्रोवर्स के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से किसे डेट्रोवर्स के नाम से जाना जाता है, आपको बताएंगे। तो पहला है घटित करने वाले मांसाहारी, ठीक है, दूसरा है शाकाहारी और तीसरा जो है हमारे यहाँ पे डी जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है 15, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विघटित करने वाले। क्या हो जाएंगे, विघटित करने वाले। वही अगर आप इसको इंग्लिश में ऑप्शन देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दिस आर आल्सो नॉन एज डेस्ट्रोवर्स। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर का मतलब होता है कि जो विघटित कर देता है कि आप देखिए जानते हैं कि अगर कोई भी जैसे गाय भैंस वगैरह अगर मर जाता है उसको फेंक दिया जाता है तो जो उसमें बैक्टीरियाज वगैरह पनपते हैं और उसको डिकम्पोज कर देता है, उसी को कहते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 16 है, आप उसका आप आंसर करेंगे। क्या है कि विश्व के विभिन्न बड़ी बांधों का लगभग 57% हिस्सा इनमें से किस देश का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन और भारत। कौन सा हो जाएगा, चीन और भारत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न यहाँ समझ में आ गया आपको। देखें विश्व के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% हिस्सा जो इन किस देश का है, तो चीन और भारत में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 17 है जो आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर करेंगे। क्या है कि वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। तो अभी अभी हमने किया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप आंसर करेंगे। हेपेटाइटिस एक किस प्रकार की बीमारी है, यानी कि जो हेपेटाइटिस है वो किस प्रकार की बीमारी है और कैसे होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो कौन सा हो जाएगा, भोजन प्रदूषित यानी कि भोजन संदूषण के कारण या फिर जल जनित रोग यानी कि जल से या वायु जनित रोग या फिर दोनों, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि भोजन संदूषित अगर होगा या जल, ठीक है, जल जनित रोग होगा तो ये दोनों जो ए और बी दोनों हैं हेपेटाइटिस के कारण हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 19 है, आप इसका आप आंसर करेंगे। करें कि उस वर्ग का उल्लेख करें जो पर्यावरण के विनाश से सबसे अधिक पीड़ित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो पर्यावरण के विनाश से सबसे अधिक पीड़ित हैं वो हो जाएगा गरीब है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 20 है आपकी स्क्रीन पर, अब इसका आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है कि सबसे अधिक बार होने वाली और प्राकृतिक रूप से होने वाली आपदा का नाम बताइए। तो सबसे यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बाढ़। अभी अभी हमने इस प्रश्न को देखा है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 21 है, आप इसका आंसर करेंगे। 21 करें चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का क्या होगा। ठीक है, चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का क्या होगा, अगर चींटियों नहीं होंगे तो पृथ्वी का क्या होगा ये आपको बताना है। जीवन का नाश होगा, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, दिमाग में कमी आएगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो जीवन का नाश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करेंगे। आकाश के नीले रंग का क्या कारण है। आप जानते हैं कि आकाश जो नीले दिखते हैं कारण क्या है, तो कारण जो होगा वो वायु के अणुओं के कारण सूर्य का प्रकाश बिखर जाता है। वायु के जो अणु होते हैं इसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो बिखर जाता है, जिसके कारण हमें आकाश के जो रंग है वो कैसे दिखते हैं, नीले रंग का दिखता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 23 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 23 मृदा प्रदूषण का कारण क्या है, अम्ल वर्षा, ओजोन, एरोसॉल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्ल वर्षा, यानी कि जो अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा 5.6 यानी कि 5.7 से अगर कम होता है पीएच वैल्यू तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। 24 से आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करेंगे। क्या है, एक विकिरण हानिकारक क्यों है, यानी जो एक विकिरण है वो हानिकारक क्यों है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, विकिरण से त्वचा कैंसर होता है, इसलिए क्या है यह एक हानिकारक होता है। ठीक है, विकिरण का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रे या फिर जो सूर्य की रोशनी से जो विकिरणें आती है उसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, कह रहे कि उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग वायुमंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान, दाब और आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो सोडेन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग वायुमंडल के विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान, दबाव और आर्द्रता यानी कि सभी के सभी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा रेडियो सोंडे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, इंग्लिश में आप देखना चाहते हो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, रेडियो सोंडे। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर। जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है, आप इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे जो वायुमंडलीय है वो ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो जो वायुमंडल है उसका ताप बरकरार नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो 25 था ये कौन सा था, ठीक है, 25 तो हमने देख लिया। ठीक है, क्या था, उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय ताप बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा था, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि पृथ्वी पर सभी प्रजातियां अपने अपने पर्यावरण के साथ मिलकर सामूहिक रूप से बनती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं, जैव मंडल। ठीक है, वायुमंडल तो जो ऊपर है वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये सारे अलग अलग है और इन तीनों को मिला के बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जैव मंडल बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है, इसका आप आंसर करेंगे। क्या कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज किसने की है। ठीक है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र की जो खोज की है वो किसने की है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आर्थर टेंसले। किसने की है, आर्थर टेंसले ने की है। चलिए प्रश्न नंबर 29 से आप इसका आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 29, क्या करें निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में नोडल मंत्रालय है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ हो जाएगा कौन सा, गृह मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्टर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है आपकी स्क्रीन पर, आप इसका आप आंसर करेंगे। क्या है, प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से मानव निर्मित आपदा माना जाता है। ठीक है, मानव निर्मित आपदा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो हो जाएगा आग हो जाएगा। अपने आप कहीं आग लगता नहीं है, वो मानव निर्मित यानी कि मानव जो है वो कहीं किसी भूलवश या किसी कारणवश उनको आग लग जाती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं मानव निर्मित ये है।